Hello everyone, welcome to IKTab. So let's start with the editorial discussion for 1st of April 2022. Now first things first, let's understand कि आज हमें कौन कौन सा एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए द हिंदू के अंदर आज एक अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है दैट टॉक्स अबाउट द इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में, किस तरीके से इंडिया जो है अपने रिलेशनशिप विद नेपाल को किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है। एंड नेपाल के बारे में आज आपको कुछ न्यू चीजें मालूम चलेंगी, जैसे कि एमसीसी एक्ट के बारे में पता चलेगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके बारे में पता चलेगा। तो कुछ न्यू चीजें हम सीखेंगे इंडिया और नेपाल के बारे में। फर्स्ट तो हमारा योग है एंड सेकंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द असम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, नाउ दिस थिंग हैज नॉट बीन गिवन इन द न्यूज़पेपर टुडे, बट ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज के अंदर आ रही है, सो आई थॉट टू कवर इट आउट राइट। तो इससे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, अगर आपको असम मेघालय के बारे में जो भी मेजर डिस्प्यूट्स हैं, क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, कैसे किस तरीके से रोल आउट हो रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के टाइज के बारे में, जहां पर किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास भी और नेपाल के पास भी कि इस पर्टिकुलर रिलेशन को फिर से इंप्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली 1 अप्रैल यानी कि आज जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा सर, वो भी रिसेंटली इंडिया में आए हुए हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए बिकॉज दिस इज इंडिया, दिस इज नेपाल, बट इतने क्लोज होने के बावजूद भी पिछले 4 साल से एक भी नेपाली लीडर जो है वो इंडिया में नहीं आए हैं। सिमिलरली कोई भी इंडियन लीडर जो है डायरेक्टली नेपाल में नहीं गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं है इंडिया और नेपाल के बीच में। राइट नाउ दोनों के बीच में काफी स्ट्रेन्स चल रहे हैं। नाउ उसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, ही हैज कम टू इंडिया, ही हैज कम टू विजिट इंडिया, एंड दिस विल बी द फर्स्ट बायलैटरल विजिट जो कि एक्चुअली मिस्टर देउबा जब अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ही हैज एक्चुअली बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम, बट स्टिल वो इंडिया में अभी तक नहीं आए हुए हैं। सो ये पहला उनका बायलैटरल विजिट होगा जो कि इंडिया के अंदर हो रहा है। और देखिए वो एक ऐसे टाइम में आ रहे हैं जब उनका जो कंट्री यानी कि जो नेपाल है वो एक्चुअली इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के फेज में चल रहा है। 13th ऑफ मई अभी अगले महीने वहां पर लोकल इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इस साल के एंड में नवंबर दिसंबर में माना जा रहा है कि वहां पर स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं नेपाल के अंदर। सो उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बिकॉज देखिए अगर आपको मालूम होगा तो अभी जो राइट नाउ जो नेपाल के अंदर गवर्नमेंट है दैट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, और बहुत ही वीक गवर्नमेंट है, वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले नहीं पा रही है। एंटी चाइना स्टैंड्स, एंटी यूएस स्टैंड्स, किसी भी टाइप का जो स्टैंड्स वगैरह वो ले नहीं पा रही है, बिकॉज दैट इज एक टाइप का कोलिशन गवर्नमेंट है। उसके कारण बहुत ही टाइप का फ्रेजाइल गवर्नमेंट है। देखिए एक टाइप का बहुत ही फ्रेजाइल कोलिशन है। एंड आपको बताया मैंने, इससे 5th टाइम ये भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट ही हैज कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, इससे पहले 2018 के आसपास में जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था केपी शर्मा ओली सर। उनका देखिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। आप जानते होंगे ओली सर का जो मतलब इश्यूज काफी सारे इंडिया के साथ थे, तो वो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा ऑलरेडी थी। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक टाइप का लैग चल रहा है, मतलब एक टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है, जहां पर जुलाई 2020 से नेपाल का जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल है, पूरी तरीके से बंद हो चुका है, बिकॉज ऑफ सम क्रैक्स विद इन द कम्युनिस्ट अलायंस। कम्युनिस्ट अलायंस क्या है? दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी जो कि राइट नाउ अभी वहां पर पावर में है। सो जो कम्युनिस्ट अलायंस जो अभी राइट नाउ पावर में है, उसके अंदर ही जो डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप है वो आपस में यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, आपस में उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है। और तब से देखिए दिसंबर 2019 के आसपास में ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई थी, और जुलाई 2020 आते आते उनका पूरे का पूरा पार्लियामेंट जो है राइट नाउ डिसफंक्शनल हो गया, काम नहीं कर रहा है। नाउ देखिए पूरे की पूरे वर्ल्ड जो है, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज है जो कि नेपाल को एक्चुअली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली पार्लियामेंट का ना चलना दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। बट उसी टाइम में देखिए जो मतलब मार्च अप्रैल और मई आते आते जुलाई 2020 के अंदर आते आते कोविड आ जाता है, एंड कोविड के कारण एक्चुअली उनका जो पार्लियामेंट का जो नॉन फंक्शनिंग था वो कहीं ना कहीं छुप गया। बिकॉज देखिए वैसे भी कोविड के कारण ऑलमोस्ट हर एक कंट्री ने अपने अपने पार्लियामेंट को बंद कर दिया, तो इसीलिए जो नेपाल का जो पार्लियामेंट बंद हुआ था वो बहुत लोगों की नजरों में नहीं आया, वो बहुत चीज मालूम नहीं चला। तो एक टाइप का जो कोरोना वायरस था वो एक टाइप का फेस सेविंग इवेंट की तरह काम कर रहा था, मतलब कि कहते हैं एक टाइप का नाक बचाना, इज्जत बचाना, उस तरीके काम कर रहा था नेपाल के लिए, बिकॉज नेपाल का ऑलरेडी पार्लियामेंट बंद हो चुका था, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये चीजें बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया और नेपाल। देखिए इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप जो है ना 2015 के बाद बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, बहुत ही हिस्टोरिकली बहुत ही लो रिलेशनशिप चल रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि नेपाली जो हैं वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब नेपाल की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से इंडिया की तरफ नहीं आ रही है, बिकॉज दे आर नॉट प्रो इंडिया, राइट। उसके कारण प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो कि एक्चुअली वन ऑफ द क्लोजेस्ट नेबर्स हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट नेबर्स हैं, उनका एक्चुअली आपस में रिलेशन काफी अच्छा होना चाहिए था, बट वो नहीं है। 2016 नवंबर दैट वाज द टाइम जब इंडिया के अंदर डिमोनेटाइजेशन होता है। डिमोनेटाइजेशन होने के कारण इसका एक बहुत सबसे बड़ा रीजन ये था कि करप्शन जितना भी है और ब्लैक मनी जितना भी है उन सब चीजों को बंद करना है, राइट। व्हाट नो आप एक चीज जानते होंगे कि नेपाल के अंदर भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब नेपाल के अंदर जो इंडियन करेंसी है दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। सो नेपाल के बैंक के पास, नेपाल का एक बैंक है राष्ट्र बैंक जो उनका नेशनल बैंक है, उनके पास अराउंड 7 करोड़ इंडियन नेशनल रुपीज थे, मतलब इंडियन करेंसी के अंदर ऑलमोस्ट 7 करोड़ थे, और दे वांटेड टू मतलब गेट इट एक्सचेंज। वो चाहते थे कि इसको डीमोनेटाइज करवा के, मतलब इस बिल्स को डीमोनेटाइज करा के, मतलब कि इसको एक्सचेंज करा के जो न्यू करेंसी वो ले लो।
बट उस टाइम इंडिया ने, बिकॉज उन्होंने इतना लेट प्रोवाइड किया था, आई गेस 2016 के आसपास था, उन्होंने 2018 या 2019 के आसपास में प्रोवाइड किया था, तो इंडिया ने इस चीज को करने से मना कर दिया। एंड दिस वाज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज आरबीआई ने इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया था कि एनी एनआरआई, एनी फॉरेन नेशन जिसको भी ये चीज करानी है उसको 2017 लास्ट तक करवाना होगा। बट नेपाल अगर 2018 के अंदर लेकर आएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। उसके बाद देयर वाज अ ग्रुप कॉल्ड एस ईपीजी, यानी कि एमिनेंट पर्संस ग्रुप। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, बट वो रिपोर्ट आज तक सबमिट ही नहीं हो पाया, उसके कारण भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ गई है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स। देखिए 1999 का टाइम था, देयर वाज अ फ्लाइट जो कि काठमांडू, जो कि नेपाल में है, वहां से मूव करके अमृतसर आने वाली थी, ठीक है। दिस वाज द फ्लाइट। इसके अंदर बहुत सारे इंडियन पैसेंजर्स होते हैं, जो इंडियन मतलब नेशनल्स थे, वो लोग इस पर्टिकुलर फ्लाइट के अंदर बैठे हुए थे, विच वाज सपोज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम काठमांडू, और वो अमृतसर आने वाली थी। बट इन नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट, जो कि वहां का नेशनल एयरपोर्ट है, वहां से उस पर्टिकुलर फ्लाइट को, फ्लाइट का नाम था इंडियन एयरलाइन एयरक्राफ्ट 814, आपने नाम सुना होगा 814 एयरक्राफ्ट के बारे में। 814 एयरक्राफ्ट को यहां से हाईजैक कर लिया जाता है। वन सेकेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेपाल में जो काठमांडू एयरपोर्ट है, यानी कि जो वहां का नेशनल एयरपोर्ट है, वहां से एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है जो कि इंडियन प्लेन है, और वहां से इसको रीडाइवर्ट करके इसको यानी कांधार यानी कि अफगानिस्तान ले जाया जाता है। नाउ दिस वाज द टाइम 1999 जब टेररिज्म ऑलमोस्ट अपने पीक पे था, और उसके कारण प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नेपाल से एक इंडियन एयरक्राफ्ट यहां पर पूरी तरीके से हाईजैक हो जाता है, एंड दैट टू जिसके अंदर इंडियन नेशनल्स बैठे हुए हैं। और तब से प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है कि ट्रस्ट जो है वो अभी तक इंडियंस का, मतलब नेपाल के ऊपर नहीं हो पाया है। तो अभी भी अगर नेपाल से कोई भी प्लेन उड़ती है और इंडिया में आती है, तो उससे पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक होता है। देखिए, अगर आप भूटान की बात करेंगे, अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे, अगर आप यहां तक कि जो आसपास म्यांमार भी है, अगर आप इनकी बात करेंगे, तो इंडिया जो है इन सब कंट्री के ऊपर ट्रस्ट करता है। और जब भी कोई भी फ्लाइट वगैरह, मतलब जैसे भूटान है, भूटान से अगर इंडिया के लिए कोई फ्लाइट निकलेगी तो उसमें बहुत ही मिनिमल सा सिक्योरिटी चेक होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी नहीं होता है। बट जब भी नेपाल से कोई भी मतलब फ्लाइट मूव करती है, तो उससे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एक हाई क्वालिटी ऑफ प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक टाइप का लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना, वो यहाँ पे शो होता है। एक चीज आप समझिए। नाउ एक चीज आप समझे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत सारे नेपालीज ऐसे हैं जो कि इंडियन आर्मी के अंदर राइट नाउ काम कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर दैट दिस पर्टिकुलर फ्लाइट की अगर आप बात करेंगे, तो आई होप आपने इस पिक्चर को देखा होगा। दिस इज अ वेरी फेमस पिक्चर, 814 का फ्लाइट है, यानी कि दीज वर सम ऑफ द टेररिस्ट जिन्होंने लिया था। एंड दिस पर्टिकुलर जो ये पिक्चर थी, ये सर्कुलेट हुआ था, और उसके कारण ये चीजें काफी ज्यादा मतलब न्यूज में आई थी। ऑलराइट, अब देखिए, ये जो नेपाल है, नेपाल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन आर्मी के अंदर काम करते हैं। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि नेपाल के मेन प्लस वुमेन दोनों ही, यानी कि मेल प्लस फीमेल दोनों ही, दे हैव बीन अलाउड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द इंडियन आर्मी। लेट मी शो यू द पिक्चर हियर। आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख सकते हैं, यू विल गेट आइडिया। द नेपालीज मैन एंड नेपालीज वुमेन, दीज बोथ दे आर एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ इंडियन आर्मी। और बहुत सारे, एक पूरा का पूरा जो रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, दैट हैज बीन एक्चुअली सिग्निफाइड फॉर नेपालीज, मतलब उसको साइड रख दिया गया। ठीक है, तो दिस शोज कि इंडिया और नेपाल का जो मिलिट्री या फिर आप समझो पीपल टू पीपल जो रिलेशन है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इसके बावजूद हम दोनों के बीच में ट्रस्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी नेपाल के विलेजेस हैं, आप जानते हैं, देखिए इंडिया और नेपाल बहुत ही पास में है, सो नेपाल के विलेजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंडिया के साथ डायरेक्टली बॉर्डर में है, या फिर अगर कोई नेपाली विलेजेस दूर भी है तो वो इंडिया से मैक्सिमम 100 किलोमीटर के दूर में होगा, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। दिस शोज कि जब भी इंडिया के अंदर कोई भी वायलेंस होता है ना, कोई भी वायलेंस होता है, छोटा मोटा नक्सलिज्म, टेररिज्म, कुछ भी, तो वहां पर नेपाली विलेजेस बहुत ज्यादा ग्रीफ एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली नेपाल के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, बिहार यूपी वाले एरियाज में, उसमें नेपाली सोल्जर्स यानी कि गोरखा जो होते हैं, वो यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए फाइट कर रहे होते हैं। एंड इट इज एक्चुअली दे हु लूज देयर लाइव्स डिफेंडिंग अ कंट्री जो कि उनकी है भी नहीं। वन सेकेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो नेपाली आर्मी, मतलब जो इंडियन आर्मी में जो नेपाली फोर्सेस हैं, जो कि गोरखाज हैं, वो एक्चुअली फाइट करते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट नक्सलिज्म, ये लोग। ठीक है, इंडियन आर्मी इनको सारी के सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, सारी की सारी सुख सुविधाएं मतलब प्रोवाइड करती है। द पॉइंट बीइंग, गुरखाज यानी कि जो नेपालीज हैं, उनका ये एक्चुअल कंट्री है भी नहीं, उनकी अपनी कंट्री तो है भी नहीं, उनका अपनी कंट्री क्या है, नेपाल है। डिस्पाइट दिस फैक्ट दे एक्चुअली फाइट फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए फाइट करते हैं, एंड दे एक्चुअली लीव देयर लाइव्स फॉर दैट, मतलब इंडिया के लिए उन्होंने, बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी है। तो दिस शोज कि पीपल टू पीपल रिलेशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो व्हाट इज द रीजन जिसके कारण जो इंडिया है और जो यहाँ पर नेपाल है, दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? दिस इज अ मतलब बिग रीजन, और दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जियोपॉलिटिक्स। देखिए, नेपाल का अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखेंगे तो नेपाल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया के अंदर फंसा हुआ है। दिस इज इंडिया, दिस इज यहाँ पर नेपाल, दिस इज भूटान। तो लेट्स टॉक अबाउट नेपाल, और ऊपर क्या है, दिस इज चाइना। सो एक तरफ देखिए, एक तरफ एक ऐसा कंट्री है चाइना जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सुपर पावर है। एक कंट्री है इंडिया जो कि अपने आप को लगातार सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। सो जब आप दो बड़े पावर के बीच में पिस जाते हो ना, तो दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन फॉर यू। ठीक है, यही सेम डिफिकल्ट पोजीशन जो है राइट नाउ नेपाल के लिए है, बिकॉज ऊपर की तरफ चाइना है, नीचे की तरफ इंडिया है।
नो, पिछले कुछ महीनों में ये मालूम चला है कि देखिए ये रिलेशन कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते थे। लेट्स टॉक अबाउट एक स्पेशल टाइप का एमसीसी पैक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एमसीसी होता क्या है, इसे कहते हैं मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन पैक्ट। सबसे पहले एमसीसी के बारे में कुछ आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एमसीसी क्या होता है, उसके बाद आपको ये चीज इजीली समझ आ जाएगी। देखिए, एमसीसी जो है एक बहुत ही ओल्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जो कि यूएस की जो गवर्नमेंट होती है वो साइन करती है। अब व्हाट यूएसए डज इज, यूएसए क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ में जाकर एमसीसी पैक्ट साइन करती है, और एमसीसी पैक्ट के अंदर उनको कुछ पैसे वगैरह प्रोवाइड करती है, और उस पैसों से क्या करती है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको बिल्ड करने की कोशिश करती है। नाउ इस पर्टिकुलर केस में यूएसए ने ये सारा का सारा जो पैक्ट साइन किया हुआ है नेपाल के साथ साइन किया हुआ है, एंड दे हैव डिसाइडेड कि नेपाल के साथ जो एमसीसी साइन करेंगे उसके अंदर नेपाल के अंदर टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। Now, उसके लिए यूएसए ने ऑलमोस्ट $500 मिलियन इतना ग्रांट नेपाल को प्रोवाइड किया है। तो ध्यान से देखिए, वी हैव एक तरफ चाइना, एक तरफ वी हैव इंडिया, बीच में वी हैव नेपाल। नाउ वी हैव चाइना जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करता है, वी हैव इंडिया जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करता है, और बीच में नेपाल है। सो डोंट यू थिंक कि अगर नेपाल को किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो वो चाइना को बोले या फिर इंडिया को बोले, राइट? इंडिया ये चाहेगा कि वो इंडिया को बोले, चाइना ये चाहेगा वो चाइना को बोले। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, अगर नेपाल किसी थर्ड कंट्री के पास जाके, स्पेशली यूएस जैसी पावर के पास जाकर, तब जाकर उनसे हेल्प मांगता है बिफोर कमिंग टू इंडिया और चाइना। नो, दिस इज द सेम थिंग जिस जो कि चाइना को भी खटकती है और ये चीज इंडिया को भी खटकती है, बिकॉज नेपाल इज वेरी वेरी क्लोज बोथ टू चाइना एंड इंडिया। तो टेक्निकली उन्होंने हमसे हेल्प नहीं मांगी थी, मतलब दे डिडंट इवन आस्क फॉर इट, एंड वो डायरेक्टली यूएस चले गए, यूएस से उन्होंने एमसीसी पैक्ट साइन कर लिया। इसके कारण क्या हुआ था, इंडिया और चाइना दोनों ही कहीं ना कहीं इस चीज से अगेंस्ट हो गए थे। समझिए, चाइना ने उस टाइम में बहुत सारे स्ट्रीट प्रोटेस्ट कराने स्टार्ट कर दिए थे नेपाल के अंदर, नेपाल के साथ जो बॉर्डर है वहां पे, यहां तक कि बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन से स्टार्ट हो गए थे जहां पर नेपाल के अगेंस्ट ये एमसीसी एक्ट जो था उसके अगेंस्ट साइन होने स्टार्ट हो गए थे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इंडिया ने यहां तक कि नेपाल को कुछ अदर रूट्स ऑफर किए थे, मतलब एमसीसी के ऑल्टरनेटिव में कुछ अदर रूट्स ऑफर किए थे, जहां पर बोला गया था कि आपको हम इससे बेटर कुछ ऑफर्स देंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे, ठीक है। इसके कारण ना बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह कंफ्यूज हो गए थे, तो क्या एक्जैक्टली इंडिया एमसीसी के अगेंस्ट था या फिर क्या था, ये चीज अभी एक्जैक्टली समझ नहीं आई। बट हाँ, ये चीज तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों ही चाहते थे कि नेपाल उनसे पहले आकर हेल्प मांगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, चाइना और इसके बीच में नेपाल को समझते हैं कि एक्जैक्टली किस तरीके से मूव ऑन करता है। देखिए, आप जानते हैं इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है उसमें चाइना जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। चाइना बेसिकली यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में आता है रिसेंटली। इसके कारण देखिए, एक तो चाइना के कारण इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सेकंड चीज, इंडिया ने लगातार एब्सटेन किया है रशिया के मतलब अगेंस्ट वोटिंग करने में, मतलब इंडिया ने कोई वोटिंग नहीं किया है। उसके कारण भी यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है इंडिया के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है राइट नाउ। अगर आप करंटली आज की बात करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अगर आप नेपाल की बात करेंगे, नेपाल ने एक्चुअली रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है। नो व्हाई? इसका सबसे बड़ा रीजन था द यूएस सपोर्ट ऑफ नेपाल। वंस अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेपाल को यहां पर कोई मतलब नहीं बनता रशिया और यूक्रेन के बीच में आने का, लेकिन नेपाल इज अ मेंबर, तो नेपाल को कोई स्टैंड लेना था, ठीक है। नाउ नेपाल का स्टैंड किस चीज से फ्लक्चुएट हुआ है, किस चीज से चेंज हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेपाल को यूएस ने कुछ दिनों पहले ही 500 मिलियन का एक ग्रांट देता है, एमसीसी ग्रांट देता है। उसके कारण नेपाल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं। तो पॉइंट इज, इन सब के कारण यह शो होता है कि नेपाल जो है यहाँ पर प्रो यूएस गया और उन्होंने रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर जाकर वोट किया, ठीक है। नो हियर यू अंडरस्टूड कि नेपाल ने एक पर्टिकुलर टाइप का स्टांस क्यों लिया। सेकंड चीज, रिसेंटली चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, वो रिसेंटली नेपाल जाते हैं और नेपाल में जाकर के अपने कोई भी पैक्ट्स, मतलब कुछ पैक्ट्स वगैरह साइन करने की कोशिश करते हैं। नो, साथ ही साथ जो मिस्टर वांग थे, वांग ने क्या किया, जो इंडियन काउंटर पार्ट है, मतलब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, उनको ही उन्होंने ये बताया कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो भी इंटरनल इक्वेशंस है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसको आप दोनों सॉल्व कर लो और चाइना वुड स्टे आउट। दिस वाज अ वेरी वेरी मैच्योर मूव बाय चाइना, जहां वो बोल रहा है कि इंडिया और नेपाल को साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए और चाइना यहाँ पर अपने आप को अलग रखेगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सच में चाइना ये चाहता है? नो, रियलिटी में चाइना एक्चुअली जो एमसीसी कैंपेन है उसमें इंडिया का सपोर्ट चाहता है। वो चाहता है कि एमसीसी में इंडिया और चाइना साथ में मिलकर नेपाल के अगेंस्ट में काम करे, मतलब नेपाल के अगेंस्ट एक टाइप का प्रेशराइज करे, ताकि वो यूएस का जो ये पर्टिकुलर एमसीसी पैक्ट है उसको छोड़ दे और वो इंडिया और चाइना से हेल्प लेना स्टार्ट कर दे। Now, once again just try to understand, इंडिया या फिर चाइना दोनों ये नहीं चाहेंगे कि कोई थर्ड पावर यहाँ आकर नेपाल के अंदर एक्टिव हो जाए, जो कि जैसे अभी यूएस यहाँ पर आकर एक्टिव हो गई है, ठीक है। इसलिए अगर आप मिस्टर देवबा जो कि राइट नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, अगर उसको समझेंगे तो वो ऑल्दो एक बहुत ही फ्रेजाइल कोलिशन को लीड कर रहे हैं, बहुत ही वीक कोलिशन है, गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट देखिए, बहुत सारे ऐसे इशूज नहीं है जिसको अभी राइट नाउ सॉल्व कर पाएंगे, बट कुछ चीजें डेफिनेटली वो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और उसी के बारे में यहाँ पर ऑथर बात करते हैं। फर्स्ट चीज, देयर इज अ पावर ट्रेड एग्रीमेंट। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर दोनों ही कंट्री के बीच में एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा था। नाउ बिफोर मूविंग ऑन दिस थिंग, लेट मी टॉक यू अबाउट अ डिफरेंट कंसेप्ट कि पीक आवर क्या होता है। पीक आवर समझिए, देखिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे साल कंज्यूम होता रहता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, राइट।
अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन देखेंगे तो वी हैव बहुत सारे बिजनेसेस, वी हैव फैक्ट्रीज, वी हैव हाउस होल्ड्स। तो फिलहाल हम बिजनेस और फैक्ट्री को छोड़ देते हैं, हम हाउस होल्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। सो अगर आप देखिए, अगर आप अपनी एग्जांपल लेंगे, हमारी एग्जांपल लेंगे, तो हाउस होल्ड्स जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को किस टाइम यूज करते हैं? क्या विंटर्स के टाइम में या फिर समर्स के टाइम में? ये ज्यादातर यूज होता है समर्स के टाइम में, स्पेशली फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब ज्यादातर जो है समर्स के टाइम में यूज होता है, राइट? अब देखिए, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर के यूज होने के कारण समर्स के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नाउ एज कंपेयर टू विंटर्स टाइम में, समर्स के टाइम में जो कंजम्पशन है माना जाता है कि ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाता है। नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड एज पीक आवर। पीक आवर का वन सेकेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और जो भी आपके पास कैपेसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की जो भी आपके पास कैपेसिटी है, उससे कहीं ज्यादा आपका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज आपका पीक आवर। ठीक है, आप ये समझ गए? नाउ सिमिलरली इंडिया के अंदर भी जो समर्स वाला टाइम होता है वहां पर पीक आवर्स आते हैं। पीक आवर का मतलब है कुछ ऐसा महीना आता है, कुछ ऐसा टाइम आता है जहां पर गर्मी मतलब ज्यादा होने के कारण बहुत सारे ज्यादा लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे होते हैं। उसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो काफी बढ़ जाती है और सप्लाई कंपैरेटिवली लो हो जाती है। तो उस टाइम में व्हाट इंडिया वांट्स इज इसके आसपास में कोई दूसरी कंट्री हो जो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड कर सके, जो बेच सके। इंडिया ने ये चीज नेपाल के सामने रखी। नेपाल ने प्रोवाइड किया कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अगर इंडिया नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी को मतलब खरीदना स्टार्ट करता है तो इंडिया का फायदा क्या होगा? उसका जो पीक डिमांड है वो इंडिया का फुलफिल हो जाएगा। नाउ अच्छा चलो, मतलब उसका जो सेकंड साइड उसको देखते हैं। अगर इंडिया को नेपाल ने या फिर किसी दूसरी कंट्री ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया तो फिर इंडिया के पास रिस्पांस क्या है? इंडिया के पास सॉल्यूशन क्या है? इंडिया के पास सॉल्यूशन बेस्ट ये है कि इंडिया क्या कर सकता है, किसी दूसरे किसी दूसरी मतलब जगह पर, किसी दूसरे प्लेसेस पे एक न्यू इन्वेस्टमेंट करेगा, एक नया पूरे का पूरा पावर प्लांट बनाएगा, फिर से हाइड्रो पावर को जनरेट करना स्टार्ट करेगा और उसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको स्टार्ट करेगा। तो पहली बात तो समझिए, एक नया पावर प्लांट बनाने में काफी टाइम लगता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड चीज, आप नया पावर प्लांट बनाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, बिकॉज उसमें कोल यूज होगा, कोई सस्टेनेबल अगर फ्यूल आप यूज नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन वगैरह होगा। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए सिंपल तरीका है कि इंडिया अगर डायरेक्टली नेपाल से ये पर्टिकुलर चीज बाय करना स्टार्ट कर दे, राइट? सिंपल तरीका। इसी चीज के लिए फर्स्ट चीज तो ये हो सकता है कि जो राइट नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, वो इस चीज के लिए अग्री कर सकते हैं कि इंडिया जो है नेपाल के साथ मिलकर एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, ताकि दोनों का जो प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए। फर्स्ट चीज आप समझ गए। सेकंड चीज, दोनों ही कंट्री के बीच का जो ट्रेड और ट्रांजिट है उसके अग्रीमेंट्स को यहाँ पर और ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत है, मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। यहाँ पर दोनों ही कंट्री के जो बिजनेसेस हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे लेकर आने की जरूरत है। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बिकॉज नेपाल अभी तक बहुत ज्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुआ है। तो उस चीज को डेवलप करने में इंडिया यहाँ पर हेल्प कर सकता है। उससे क्या होगा, दोनों ही साइड्स में जॉब वगैरह काफी क्रिएट हो जाएंगे। सेकंड चीज आप ये समझिए। थर्ड चीज, देयर इज अ एग्रीमेंट कॉल्ड एज बीपा, मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जो कि रिसेंटली इंडिया और नेपाल ने साइन किया है। बट नेपाल की तरफ से इस पर और ज्यादा अटेंशन चाहिए, बिकॉज नेपाल इसको साइन करके कहीं ना कहीं इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस चीज को अगर कमिट करेगा, मतलब जो भी राइट नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, अगर वो इस चीज को कमिट करते हैं कि हम इस चीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्शन की तरह के लिए हो सकता है कि बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो नेपाल जाकर यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट को मतलब प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना है, उस चीज के लिए यहाँ पर और प्रमोट करना है, उस चीज के लिए एग्रीमेंट है। तो अगर होगा तो ऑब्वियसली जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह उनका यहाँ पर फायदा ही होगा। नेक्स्ट चीज देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में नेपाल जो है वो बहुत ज्यादा इसके स्ट्रॉन्ग में नहीं है, मतलब इसके फेवर में नहीं है। वो नहीं चाहती कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर इंडिया के अंदर, मतलब नेपाल के अंदर आकर वो अपना बेसिकली अग्रीमेंट वगैरह स्टार्ट कर दे। नेपाल चाहता है, नेपाल के जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर नेपाल के अंदर अलग अलग जगहों पर हम इन्वेस्ट करें और उससे जो भी फायदा वगैरह हो रहा है उसको हम यूज करें यहाँ पर। सो उसके लिए जो राइट नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि उनको ये शो करना होगा कि नेपाल जो है वो इंडियन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा वेलकम करता है और इंडिया को यहाँ पर वो कहीं ना कहीं वेलकम कर रहा है कि आप आके हमारे यहाँ पर काम कीजिए। दिस विल प्रूव टू बी ए कॉन्फिडेंस बिल्डर, जहां पे इंडिया और नेपाल का प्रॉब्लम जो है फिर से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट नाउ नेपाली जो है अराउंड 180 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर स्टडीज कर रहे हैं। द पॉइंट इज, ये शो करता है कि नेपाल अब वो नेपाल नहीं है जो क्या से 4 साल पहले हुआ करता था। नेपाल इज ऑलरेडी चेंजिंग और दिस इज द न्यू नेपाल जो जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक नए तरीके से हमें डील करना होगा। फाइनली ऑथर ये बोलते हैं कि हमें होप करना होगा कि सिचुएशन फिर से इंप्रूव हो जाए। तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज डॉक्टर शंकर शर्मा, ये नेपाल के एम्बेसडर है टू इंडिया, मतलब ये नेपालीज एम्बेसडर है जो कि इंडिया के अंदर आके राइट नाउ रह रहे हैं। नाउ डॉक्टर शंकर शर्मा जो है नेपालीज गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहले डॉक्टर शंकर शर्मा वाज द एम्बेसडर टू यूएसए, मतलब नेपाल के एम्बेसडर थे टू यूएसए, और यूएस के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। उसी चीज के लिए देखिए,
नेपाल और यूएस ने अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव किया, तभी उन्होंने एमसीसी पैक्ट साइन किया, राइट। सिमिलरली जो डॉक्टर शंकर शर्मा है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस एमसीसी को साइन करने में। सिमिलरली ऐसा माना जा रहा है कि अगर किसी तरीके से डॉक्टर शंकर शर्मा नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप को फिर से इंप्रूव कर पाए, तो फिर से दोनों ही कंट्रीज फिर से डीपली इंगेज करना स्टार्ट कर देंगे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स के बिना, एंड दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट। ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं असम मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, किस तरीके से क्या हो रहा है और क्या क्या इसका अपडेट है, इसको हम समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली 29 मार्च को चीफ मिनिस्टर ऑफ असम और मेघालय दोनों साथ में आते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने में, दोनों ने साथ में मिलकर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, टोटल 12 ऐसे रीजन्स हैं असम और मेघालय के बीच में जहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। उनमें से 6 रीजन्स ऐसे हैं जो कि राइट नाउ रिसेंटली सॉल्व हो गए। नाउ अगर आप टोटल असम और मेघालय को मिलाकर देखेंगे तो अराउंड 884 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं दोनों कंट्री मिलकर के। And this particular dispute it actually goes back to Britishers time। देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम में असम जो था वो बहुत ही लार्जर स्टेट हुआ करता था। इट वाज अनडिवाइडेड असम, और उस टाइम के अनडिवाइडेड असम के अंदर राइट नाउ अभी का नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, ये सब इसका पार्ट हुआ करता था। लेट मी शो यू दिस थिंग ऑन मैप। ओके, दिस इज द प्रेजेंट डे मैप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहां पर देख सकते हैं दिस इज असम, ठीक है, दिस इज असम। इसके अलावा दिस इज अरुणाचल, वी हैव यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, देन वी हैव मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एंड दिस इज यहाँ पर सिक्किम, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप पहले का देखेंगे तो ये जो असम है ना, ये जो आप पूरा देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, इसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट पहले असम का पार्ट हुआ करता था, नागालैंड का मेजॉरिटी पार्ट इसका हुआ करता था, मिजोरम का मेजॉरिटी पार्ट हुआ करता था इसका, ठीक है, और मेघालय का पार्ट इसका हुआ करता था। तो जस्ट रिमेंबर कि मणिपुर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा वाज नेवर अ पार्ट ऑफ असम। तो इफ यू आर आस्क्ड क्वेश्चन कि कौन से दो स्टेट्स ऐसे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो कि कभी भी असम का पार्ट नहीं रहे हैं, दीज आर मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। ऑलराइट, तो आप समझ गए। देखिए आप देख सकते हैं ये एक्चुअली पुराना मैप है, ये सकते हैं आप पूरा ही। अगर आप इस चीज को बाहर निकाल दो, इस चीज को बाहर निकाल दो, इन सबको बाहर निकाल दो, तो ये सारा का सारा जो रीजन है, ये सब का सब पहले पूरी की पूरे असम का पार्ट हुआ करता था। एंड दिस शोज की जो एक्चुअली अनडिवाइडेड असम था दैट वाज वेरी वेरी लार्ज। बट व्हाट हैपेंस इन 1972 के अंदर मेघालय को यहाँ पर एक अलग से स्टेटहुड दिया जाता है, जहां पर देयर वाज अ अग्रीमेंट, देयर वाज अ एक्ट दैट वाज ब्रॉट, असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969, उसके तहत ही मेघालय को यहाँ पर अलग कर दिया गया। Now, although despite the fact 1969 के अंदर मेघालय अलग हो जाता है और उसको एक बॉर्डर डिमार्केट किया जाता है, बट 1969 से मेघालय जो है अपने एक अलग इंटरप्रिटेशन लेके चल रहा है कि हमारा बॉर्डर कुछ और है, राइट। उसी इंटरप्रिटेशन के कारण प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रही है। देखिए प्रॉब्लम्स तो उसी टाइम से इमर्ज हो गई थी, बट 2011 के अंदर फाइनली मेघालय ने सामने आकर बोला 12 ऐसे एरियाज बताए जो कि असम के साथ वो डिफरेंशिएट करता है, मतलब कि ऐसे एरियाज जो कि असम और मेघालय के बीच में वो बॉर्डर एरिया, मतलब वो डिस्प्यूट की तरह देखता है। नाउ ये जो जितने भी आप डिफरेंसेस देखने वाले हैं उनमें से कुछ डिफरेंसेस देखिए ये बेसिकली अलग अलग टाइम पे आए हैं। जैसे कि एक उसमें से एग्जांपल यहाँ पर ऑथर ने दिया हुआ है कि 1951 में एक कमेटी बनाई गई थी, भाई उस टाइम के असम के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई की मतलब अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, और इसी पर्टिकुलर कमेटी ने यहाँ पर कुछ बात कही थी। उन्होंने ये रिकमेंड किया था दैट जो यहाँ पर जयंतिया हिल्स है, जो मेघालय का पार्ट है, उसमें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 नाम के 2 रीजन है। इस ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए मिकिर हिल्स यानी कि जो कि असम के अंदर प्रेजेंट है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेघालय के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर असम को शिफ्ट करने को बोला गया था। सिमिलरली मेघालय के अंदर जो गारो हिल्स है उसको पूरी तरह से शिफ्ट करके असम के अंदर जो गोलपारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर करने को बोला गया था। वंस अगेन मेघालय के कुछ चीजों को असम के अंदर यहाँ पर शिफ्ट करने को बोला गया था। तो दो यहाँ पर देखिए असम के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे वो, तो ऑब्वियसली ही विल मतलब कहीं ना कहीं वो एक्ट करेंगे असम के मतलब असम के फेवर में ही। सेम चीज यहां पर हुई थी। नो इसके कारण यहां पर डिस्प्यूट स्टार्ट हुए थे। यहां पर असम का मानना यह है कि जो भी रीजन है वो हमारा है, ठीक है, मेघालय बोल रहा है हमारा है। दी आर द 12 एरियाज जो कि एक्चुअली असम क्लेम करता है मेघालय के अंदर, असम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूटेड है। वी हैव ताराबारी रीजन, वी हैव गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, वी हैव हाहिम, वी हैव लांगपी, वी हैव बोरदुआर, वी हैव बोकलापारा, वी हैव नोंगवा, ठीक है, खानापारा, दिशमुराई, खांडुली, सायार, मतलब राताचेरा, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं? नॉट एट ऑल। Don't ever try to remember all these. Now I'll tell you 3 names. आपको ये 3 names यहाँ पर definitely याद रखने हैं. First things, Gizang Reserve Forest. The first question that can be asked is कि असम मेघालय बॉर्डर के अंदर की जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर कौन कौन से इनमें से फॉलोइंग रीजंस हैं। सो द रिजर्व फॉरेस्ट जितने भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सभी से एरियाज के अंदर है, यू मस्ट रिमेंबर दोस नेम्स। तो गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट इज वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पर। सेकंड वी हैव अ रीजन कॉल्ड एज बोकलापारा। बोकलापारा एक ऐसा रीजन है जो कि बहुत ही छोटा है, बट दिस हैज बीन वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जड़ रहा है, ठीक है। तो बोकलापारा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड थर्ड इज वी हैव खानापारा। खानापारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लगातार न्यूज के अंदर रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो थ्रू दिस 2 से 3 बार आप उसको पढ़ सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग, आपको उसको याद नहीं करना है। सो जो 1969 का जो एक्ट था, जो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, वो इसी रिकमेंडेशन के ऊपर बेस्ड था, जहां पर वो बोलता है कि मेघालय से कुछ चीजों को असम के पास ट्रांसफर कर दो। बट मेघालय ऑब्वियसली चीज को रिजेक्ट करता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ हमारा है, हमारा खासी जयंतिया हिल्स का पार्ट है ये सब। लेकिन असम का बदले में ये बोलना है कि मेघालय के पास कोई भी पेपर्स नहीं है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूव करने को कि ये सब एरियाज आपका है।
तो ये सारा का सारा एरिया मतलब असम का हो गया, और इसी कारण जो दोनों ही प्रॉब्लम्स है असम और मेघालय के बीच में, सबका सब प्रॉब्लम इमर्ज हो जाता है। ठीक है, नाउ बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हुए हैं पास्ट के अंदर जो कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 1985 के अंदर जो असम के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में सैकिया सर, और मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो मतलब सांगमा सर थे, कैप्टन डब्ल्यू ए सांगमा उनको मतलब नाम था उनका, दोनों ने साथ मिलकर एक ऑफिशियल कमेटी बनाई थी, जो कि आपने सुना होगा जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस पर्टिकुलर टाइम में, उनके मतलब हेड के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, बट दिस पर्टिकुलर कमेटी वाज अनेबल टू फाइंड एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप का सॉल्यूशन निकला नहीं था। तो करंट फैक्ट क्या है फिर? करंट फैक्ट ये है कि रिसेंटली जुलाई 2021 के अंदर एक प्रॉब्लम मतलब एक बेसिकली एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, जहां पे असम के चीफ मिनिस्टर जो राइट नाउ हेमंत बिस्वा शर्मा है और मेघालय के जो है वो कॉनरेड सांगमा है, दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो 12 प्रॉब्लम्स है ना हमारे, जो 12 डिस्प्यूट है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर जस्ट सपोज आपका यूपीएससी का सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है, एंड यू हैव टू डिफरेंट थिंग्स टू स्टडी, वन इज इजी वन एंड वन इज वेरी हार्ड वन। तो आप सबसे पहले कौन सा फिनिश करना चाहेंगे? आई वुड सजेस्ट कि पहले गो थ्रू इजी वन। आप इसको कर लेंगे तो यू विल गेट अ मोटिवेशन कि यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड देन मूव ऑन टू द हार्ड वन, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखिए सेम चीज यहां पर असम और मेघालय के अंदर हुआ। नाउ टोटल 12 एरियाज डिस्प्यूटेड थे, उनमें से 6 एरियाज ऐसे थे जो कि काफी मतलब कम प्रॉब्लम वाले थे, मतलब दे वर लेस ऑफ अ प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करना आसान था, एंड बाकी 6 एरियाज ऐसे थे जिसको सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स है, मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, पहले किसको सॉल्व करना चाहिए? जस्ट लाइक यू थॉट, पहले हम 6 जो कम एरियाज वाले, जो कम प्रॉब्लमेटिक है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सेम थिंग वाज डन, यहां पर डिसाइड किया गया था। देखिए कि कुछ बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुई, बहुत सारी यहां पर टीम्स वगैरह ने विजिट करना स्टार्ट किया डिस्प्यूटेड एरियाज को, और फाइनली 5 म्यूचुअली अग्रीड प्रिंसिपल्स उन्होंने डिसाइड किया कि 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे हम 6 एरियाज को यहां पर डिवाइड करेंगे और इसको हम बेसिकली डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। सेकंड, हम जो लोकल पॉपुलेशन रह रही है उसकी एथनिसिटी को चेक करेंगे, मतलब किस पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के वो प्रेजेंट है। थर्ड, विल टॉक अबाउट द कॉन्टिग्यूटी बाउंड्री, बाउंड्री से कितनी दूर है, कितने पास है वो। फोर्थ इज पीपल्स विल, पीपल के लोग वहां क्या चाहते हैं। एंड फाइनल वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि हर एक स्टेट को अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा कन्वीनियंट बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर एक फाइनल सेट ऑफ रिकमेंडेशन यहां पर रखा जाता है, मतलब एक बनाया जाता है, एंड दिस इज द फाइनल चार्ट। Now, this particular thing has been released just 2 to 3 days ago, तो ये पूरी तरीके से अपडेटेड है, you can rely on this particular thing. Fine enough. टोटल 6 रीजंस कौन कौन थे जिसके बारे में रिसेंटली अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? These are the reasons. Just remember, देखिए नाम याद नहीं करने, बट you just remember कि 6 आउट ऑफ 12 टोटल यहाँ पर डिस्प्यूट प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। फर्स्ट वाज ताराबारी, सेकंड इज गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, थर्ड इज काहिम, फोर्थ इज खानापारा, फिफ्थ इज बोकलापारा एंड सिक्स्थ इज आचाशेरा। नाउ एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, खानापारा और बोकलापारा, तीनों ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों का यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, देखिए असम के अंदर देयर इज रीजन कॉल्ड एज कामरूप, मेघालय के अंदर देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज वेस्ट खासी हिल्स। इन्हीं के बीच में टोटल 3 यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ताराबारी, गिजांग और हाहिम। इन तीनों के बारे में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व हुआ है। जैसे ताराबारी जो रीजन है वहां पर टोटल 4.59 स्क्वायर किलोमीटर का जो मतलब किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड था। ठीक है, 4.69 का, सॉरी। ऑलराइट, सो व्हाट वाज डिसाइडेड वाज, आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, सब कुछ देखने के बाद डिसाइड किया गया कि इसके अंदर असम को कुछ भी नहीं मिलेगा एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू मेघालय, एंड दिस वाज ओके बाय, मतलब असम के लिए भी ठीक था। ऑलराइट, सेकंड जो डिस्प्यूटेड था दैट वाज गिजांग रिजर्व फॉरेस्ट, टोटल 13.5 किलोमीटर स्क्वायर का वो एरिया था, उसमें से 10 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो असम को दे दिया गया, सिर्फ 2.9 जो है मेघालय को दिया गया। अगेन मेघालय वाज ओके विद दिस। हाहिम जो था उसमें से 3.5 टोटल किलोमीटर स्क्वायर था, उसमें से 0.3 असम को दिया गया और 3.2 यहाँ पर मेघालय को दिया गया। सिमिलरली वी हैव खारापारा, खारापारा में 2.2 था, उसमें से 1.74 असम को दिया गया, 0.55 मेघालय को दिया गया, 1.5 मतलब इस तरीके से। Now, do you need to remember this? No, not at all. Don't remember this. I have told you just to make you understand कि आपको समझ आ जाए कि exactly किस तरीके से ये चीज मूव ऑन हुआ है. You don't need to remember this. So, 2011 के अंदर जो यहाँ पर क्लेम्स वगैरह स्टार्ट हुए थे मेघालय के लिए, उसके अंदर टोटल 36 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया था उसको टेकअप किया गया इस अभी बातचीत के लिए, और उस पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। और इस 36 में से 30 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पर मेघालय को दिया गया। तो क्वेश्चन कम्स की नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो अभी यहाँ पे जाएगी, उसको डिलिनेट करेगी, डिमार्केट करेगी, बाउंड्री को प्रॉपर्ली डिसाइड करेगी कौन सा किस स्टेट के अंदर आ रहा है, एंड द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, असम और मेघालय के लोग आएंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सेकंडली उसके बाद उसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा, पार्लियामेंट में जो भी आर्टिकल्स वगैरह जो कंसर्न आर्टिकल्स है उसको यहाँ पर चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, और उसका फिर उसको फाइनली अप्रूव किया जाएगा, बट इसके अंदर टाइम लगेगा ऑब्वियसली, राइट। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हुआ यह है कि टोटल 6 एरियाज जो कि इजीली जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी वो इजीली मतलब सॉल्व हो गई हैं, जो कि इजी थे। अब जो बाकी जो 6 बच गए हैं उसके अंदर ऑब्वियसली वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेट्स होप कि वो भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ना क्या इसमें कोई ऑपोजिशन हुआ है? यस, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑपोजिशन आए हैं, जो भी ऑपोजिशन पार्टी में जो मेघालय के अभी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स एरियाज अभी बचे हुए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। सिमिलरली असम का भी जो अपोजिशन लीडर है वो भी यही बोल रहे हैं कि अभी तक जो मतलब कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो सॉल्व नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला है
कि जो अभी राइट नाउ जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को बिना किसी स्टेट असेंबली में डिस्कशन के बाद ही इस चीज को मतलब लेकर गए थे। उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की। द पॉइंट इज दिस वाज वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, मतलब इस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया कि असम और मेघालय के बीच में जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से मूव ऑन कर रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।